तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ हाल ही में प्राइम वीडियो पे रिलीज हुई मिर्जापुर सीजन 3 को। और अगर आपको सीजन 1 और सीजन 2 देखना है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो सीजन 3 की शुरुआत में हम मुन्ना भैया का अंतिम संस्कार होते हुए देखते हैं और उनके चिता को आग दे दी जाती है। माधुरी बहुत ज्यादा दुखी थी और वो बाहर आती है तो मीडिया उसे सवाल पूछने लगती है कि आखिर मुन्ना की मौत के पीछे कौन था, अखंड आनंद त्रिपाठी कहाँ है, आखिर वो अपने बेटे के अंतिम संस्कार में क्यों नहीं आए। माधुरी सवालों को इग्नोर करने का सोचती है, लेकिन वो जवाब देती है और कहती है कि वो अपने प्रदेश को अपराध मुक्त बनाएगी, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। माधुरी का पीए आनंद बता रहा होता है कि आईजी दुबे आपका इंतजार कर रहे हैं और वो गुड्डू पर एक्शन लेना चाहते हैं, लेकिन माधुरी कहती है कि अब हम सिर्फ गुड्डू को खत्म ही नहीं करेंगे, मिर्जापुर की गद्दी को ही खत्म कर देंगे। इसके बाद हम कोर्ट में ट्रायल देखते हैं जहाँ गुड्डू के पिता रमाकांत खुद को सरेंडर कर देते हैं क्योंकि उन्होंने मौर्य को मार डाला था। और दूसरा लॉयर जो खिलाफ लड़ रहा था पंच भाई, वो कहने लगता है कि ये सब बस रमाकांत की नौटंकी है, वो सिंपैथी लेना चाहता है कोर्ट से ताकि उसकी सजा थोड़ी कम हो जाए। पंच भाई कहता है कि मौर्य के साथ जो हुआ ये प्री प्लान्ड मर्डर था और अगर ऐसा नहीं है तो रमाकांत प्रूफ प्रेजेंट कर दे, लेकिन रमाकांत के पास कुछ कहने के लिए था ही नहीं। इसके बाद रमाकांत को जैसे ही कोर्ट से स्टेशन ले जाया जाता है, बीच रास्ते में गुड्डू अपने पिता से मिलता है। गुड्डू का दबदबा बिल्कुल अब किसी राजा की तरह हो गया था। खैर अब वो अपने पिता से मिलता है और कहता है कि आपको सरेंडर करने की क्या जरूरत थी, हमसे कहे होते आपके जगह कोई और ब्लेम ले लेता। रमाकांत मना करता है और गुड्डू अपने पिता से कहता है कि आपको लड़ना होगा, कम से कम माँ के लिए, डिम्पी के लिए। दूसरी तरफ हम शरद को देखते हैं जो माधुरी से मिलने आता है और माफी मांगता है कि वो अंतिम संस्कार में नहीं आ पाया। माधुरी उसे पूछती है कि आप यहाँ आए क्यों हैं, तो वो माधुरी से कहता है कि हमारा सपोर्ट आपके साथ है, कभी हमारी भी हालत आपकी तरह हुआ करती थी, मैंने भी अपने पिता को खोया है, तब मेरे साथ मुन्ना खड़ा था। माधुरी कहती है कि हमें पता है आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, मगर ये बात जान लीजिए कि भय मुक्त प्रदेश में आपका जौनपुर भी आता है, इसलिए आपको किसी तरह की आजादी नहीं मिलने वाली। शरद उसे पूछता है कालीन भैया के बारे में, क्या उनकी कोई खबर मिली, तो वो लोग कहते हैं नहीं, मगर असली में वो शरद ही था जो सीजन 2 के लास्ट में शमशान घाट से कालीन भैया को बचाकर ले गया था। इसके बाद हम गोलू को देखते हैं जो एक जमीन की डील करने के लिए चाचा भतीजा से मिलने जाती है, जिनके आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती, वो लोग बस लड़ते रहते हैं। और गोलू भतीजे राजू से बात करती है जो जमीन देने को राजी भी था, और गोलू कहती है कि अगर तुम्हारे अंकल नहीं मानेंगे तो उनका दोनों पैर हम काटेंगे, तुम चिंता मत करो। वो बाहर आती है तो कुछ लोग हथियार लेकर रास्ता घेर कर खड़े हो जाते हैं। गोलू उनसे कहती है कि वो मिर्जापुर की बाहुबली है और पूरा पूर्वांचल उसे रिपोर्ट करता है। फिर वहाँ पर एक आदमी आता है जो कहता है कि यहाँ का बाहुबली वो है। फिर वो उस लड़के को पकड़ लेता है जो गोलू का खबरी था और वहाँ का बाहुबली उस लड़के का सिर धड़ से अलग कर देता है और गोलू से कहता है पूर्वांचल पर किसका राज है ये हर कोई मिलकर डिसाइड करेगा, सिर्फ गुड्डू नहीं। दूसरी तरफ गुड्डू किंग ऑफ मिर्जापुर वाली गाड़ी से पुलिस स्टेशन आता है और अपने पापा का स्कूटर लेकर अपने घर पहुंचता है, लेकिन देखते हैं कि उसकी छड़ी पुलिस स्टेशन पर ही रह गई थी। खैर वो अपनी माँ से बात करता है और वो अपनी माँ को समझाता है उसके साथ चलकर त्रिपाठी वाले हवेली में रहने, क्योंकि अब उसकी माँ की जिम्मेदारी और डिम्पी की जिम्मेदारी अब गुड्डू की है। लेकिन उसकी माँ नहीं मानती और कहती है मेरा घर यही है, वैसे भी तुम तो मिर्जापुर के डॉन बन गए हो, हम कहीं भी रहे हम तो सेफ ही होंगे। इसके बाद आईजी चीफ मिनिस्टर मतलब के माधुरी से मिलने के लिए आते हैं और माधुरी उन्हें खुली छूट दे देती है और कहती है गुड्डू पर एक्शन लेना है तो लीजिए, बस मम्मी जी मतलब के बीना और उसके बेटे को कुछ नहीं होना चाहिए जो गुड्डू के साथ ही रह रहे हैं। इसके बाद त्रिपाठी हवेली में हम बीना को देखते हैं जो अपने बच्चे के साथ होती है और उसका बच्चा बहुत रो रहा था, इसलिए नौकरानी राधा टीवी चला देती है क्योंकि अगर टीवी चलेगा तो बच्चा शांत हो जाएगा। गोलू बीना से बात करती है तो बताती है कि अगले हफ्ते बैठक है और अब तो पश्चिम उत्तर प्रदेश से भी इंटरफेरेंस होगा। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि आखिर वेस्ट वाले इंटरफेरेंस क्यों कर रहे हैं। राधा कहने लगती है कि यहाँ तो यही चलन है, जब उनके यहाँ लीडर चुनना होता है तो यहाँ से लोग जाते हैं, मगर प्रॉब्लम यह है कि कालीन भैया की बॉडी मिली नहीं है और उनके बॉडी के बिना यहाँ के गद्दी पर हक जमाना मुश्किल होगा, इसलिए उन्हें कोई और तरीका सोचना होगा ताकि गुड्डू पूर्वांचल का लीडर बन पाए। बीना को लगता है कि कोई अंदर का ही आदमी है जो उन्हें छुपा कर रखा है। रात में दोनों गुड्डू से बात करते हैं और उन्हें समझाते हैं कि हमें दूसरे जगह के बाहुबलियों से हाथ मिलाना होगा ताकि हम अपना पोजीशन स्ट्रॉन्ग कर पाए। जौनपुर में शरद अपने लोगों के साथ बात कर रहा था जो गुड्डू का मजाक उड़ा रहे होते हैं कि वो तो पढ़ा लिखा भी नहीं है, वो मीटिंग में आएगा ही नहीं। शरद अपने लोगों से कह देता है कि आप लोगों का काम यही है कि बाकी के बाहुबलियों से मिलें और कुछ भी हो जाए कालीन भैया के लिए सिंपैथी जनरेट कीजिए। मगर शरद की माँ शकुंतला अपने बेटे को समझाती है कि ऐसे मौके पर तो राजा भी अपना हाथ पैर चलाते हैं, जाकर पश्चिम के मीडिएटर से मिलो। शरद मुनव्वर से मिलता है और मुनव्वर शरद के विचार और
उसके बात करने के तरीके से काफी इम्प्रेस हो जाता है और कहता है कि तुम काफी स्मार्ट हो, समझदार लगते हो और ऐसे ही लीडर की जरूरत पूर्वांचल को है। क्या आप खुद में लीडर को देखते हैं? लेकिन शरद कुछ नहीं कहता। गुड्डू अपने राइट पैर का फिजियोथेरेपी करवा रहा था और एक आदमी आकर उसे बताता है कि शरद बाकी बाहुबलियों से मिल रहा है और आपके खिलाफ माहौल बन रहा है। गुड्डू कहता है वो जो भी करेगा वायलेंस से करेगा। गोलू समझाती है कि उन्होंने तो कालीन भैया पर भी हमला किया, लेकिन उसका क्या हुआ? अभी भी सारा मैटर उनके फेवर में नहीं है। जो ट्रेडिशन चलते आ रहा है हमें वो मेंटेन करना पड़ेगा, वरना गलत मैसेज जाएगा। हमें मीटिंग में जाना चाहिए। मगर गुड्डू मना करता है और दोनों जिम में आते हैं क्योंकि शरीर को भी तो स्ट्रांग रखना जरूरी है। गोलू समझाती है कि मीटिंग में शरद आपको भड़काने की कोशिश जरूर करेगा, मगर आपको कंट्रोल में रहना होगा। गुड्डू कहता है वो कंट्रोल में रह नहीं सकता। गोलू ना समझ गुड्डू को समझाती है कि हम लोग जिस रास्ते पर चल रहे हैं उसमें बल के साथ साथ बुद्धि की भी जरूरत होगी। गुड्डू कहता है तुम हो ना हमारी बुद्धि। गोलू कहती है उसी का इस्तेमाल तो आप कर नहीं रहे। अब आखिरकार मीटिंग वाली रात आ जाती है और सारे बाहुबली मिलकर प्रयागराज में मिलते हैं, लेकिन अभी तक मिर्जापुर की तरफ से कोई नहीं आया था। वो लोग यही कहते रहते हैं कि पूर्वांचल का लीडर वही होता है जो मिर्जापुर पे राज करता है, उस हिसाब से गुड्डू को ही कंट्रोल देना चाहिए। मगर शरद गुड्डू के खिलाफ कहने लगता है कि उसे तो मीटिंग की इज्जत करना भी नहीं आता, तो वो क्या रूलर बनेगा। कि तभी वहाँ पर गुड्डू पहुंच जाता है, जिसे देखकर शरद का चेहरा उतर गया था। जिसके बाद वहाँ पर गुड्डू और शरद के बीच नोक झोंक चलते रहती है। गुड्डू कहता है कि लीडर उसे ही बनना चाहिए क्योंकि उसने कालीन भैया को मार दिया, मगर शरद उसे पूछता है कि अभी तक तो बॉडी भी नहीं मिली, तो प्रूफ क्या है। इसके बाद शरद कहने लगता है कि गुड्डू सिर्फ वायलेंस करता है और इसी लड़ाई झगड़े की वजह से उसने अपने भाई, अपनी पत्नी और अपने बच्चे को गवा दिया। गुस्सा होकर वो शरद पर हमला कर देता है, लेकिन मुन्नवर गोली चलाकर दोनों को शांत करता है। और अब मुन्नवर समझ गया था कि गद्दी के सिर्फ अब 2 दावेदार हैं, गुड्डू और शरद। दोनों के पास दशहरा तक का वक्त है खुद को साबित करने के लिए, नहीं तो मिर्जापुर में वेस्ट का इंटरफेरेंस हो जाएगा। अगली सुबह शरद सीवान पहुंचता है जहां पर भरत त्यागी भी था और देखते हैं कि वहां पर डॉक्टर्स कालीन भैया की सर्जरी कर रहे थे। शरद डॉक्टर से कहता है किसी भी तरह इन्हें ठीक करिए। उन्नाव में हम वाल्मीकि और उसके गैंग को देखते हैं जो पैसों के लिए लोगों को मारने का काम करते हैं। वो अपने गैंग को एक कहानी सुना रहा होता है एक संत आदमी के बारे में, और वहाँ पर एक आदमी बैठा हुआ था जो पैसे गिनता है और कहता है पूरा 1 करोड़ है और पीपल के पेड़ से 3 लोग बंधे हुए थे जिन्हें वाल्मीकि गोली मार देता है। इसके बाद उसे आईजी का कॉल आता है, जिसके बाद वाल्मीकि अपने लोगों से कहता है चलो मैक्सिको निकलना है, मतलब मिर्जापुर। भरत को उसकी पत्नी सलोनी का कॉल आता है जो काफी चिंता में थी अपने पति को लेकर, लेकिन भरत कहता है वो ठीक है और वो आज ही घर वापस आ जाएगा। शरद उसे बात करते हुए कहता है कि अगर मेरे पापा जिंदा होते तो शायद आज मैं कहीं और होता और उनके जाने का ब्लेम मैं खुद पर लेता हूँ, और वैसे भी तुम अपने छोटे भाई के जाने का ब्लेम खुद पर ले रहे हो। भरत कहता है ऐसा कुछ नहीं है। तभी वहाँ पर उसके पापा दद्दा त्यागी आते हैं जो कालीन भैया को देखने के लिए आए थे। वो शरद से पूछते हैं कि जो आदमी तुम्हारे पापा का बहुत बड़ा दुश्मन था, तुम उसकी जान क्यों बचा रहे हो। शरद कहता है कि सिचुएशन तो आज भी वही है, बस मोहरे बदल गए हैं। गद्दी चाहिए तो अखंड आनंद त्रिपाठी को जिंदा रहना जरूरी है। दद्दा त्यागी कहते हैं कि भूलना मत, हमारा भी एक मसला बाकी है। शरद कहता है भूले नहीं है, गोलू का सिर काट के आपके सामने लेकर आएंगे, ये वादा है मेरा। ये सब सुनकर भरत थोड़ा हैरान हो गया था। मैं कंफ्यूज हूँ, कहीं ये भरत शत्रुघ्न तो नहीं। अब हवेली में हम तीनों को बात करते हुए देखते हैं और गुड्डू और गोलू को लगता है कि कालीन भैया शरद के पास ही हैं। गुड्डू नाश्ता करने के लिए बैठता है, तभी वहाँ पर कोई स्नाइपर से उस पर नजर रखा हुआ था टंकी के ऊपर से। यहाँ पता चलता है ये तो वाल्मीकि का ही आदमी है और वो लोग यहाँ पर आईजी के कहने पर गुड्डू को मारने के लिए आए हैं। तभी गुड्डू के दूसरी तरफ बीना बैठ जाती है और उनका प्लान चौपट हो जाता है। गुड्डू जैसे ही बाहर निकलता है तो वाल्मीकि का एक और आदमी गुड्डू का पीछा करने लगता है और गुड्डू जाता है कट्टे के फैक्ट्री में और वहाँ उन लोगों से पूछ रहा होता है कि आखिर बंदूकें बिक क्यों नहीं रही। मगर वो लोग कहते हैं कि आपके वहाँ से बंदूकें आ ही नहीं रही, डिमांड तो अभी भी है। तो वो लोग फैक्ट्री में जाकर देखते हैं कि वहाँ तो ढंग से काम ही नहीं हो रहा था, इसलिए वो अपने लिए नया स्टाफ लाना चाहता था। गोलू कॉलेज पहुँचती है और एक क्लास में 5 लड़कों को चुनती है जो फैक्ट्री में काम करेंगे। अब इसी तरह धीरे धीरे गन्स के प्रोडक्शन बढ़ने लगते हैं और रमाकांत को जेल हो जाती है और वहाँ पर वो लाला को भी देखता है और सीएम वो प्रदेश को भय मुक्त बनाना चाहती थी और इसीलिए सबको जेल में डाला जा रहा था। और प्लान ये है कि लाला को जेल में डालकर गुड्डू के एनकाउंटर की प्लानिंग की जाएगी। दूसरी तरफ डिम्पी अपने लॉयर से मिलती है जो उसके पापा के लिए लड़ रहे थे। लॉयर कह देते हैं कि तुम्हारे पापा तो केस लड़ना ही नहीं चाहते। डिम्पी जानती है कि उसके पापा ने मौर्य के ऊपर सेल्फ डिफेंस में गोली चलाई, बस किसी तरह ये प्रूव करना होगा। वहाँ गोलू के पापा परशुराम भी थे जो डिम्पी से पूछते हैं क्या गोलू और गुड्डू के बीच कुछ चल रहा है क्या। डिम्पी बताना नहीं
चाहती थी और यहाँ हम गोलू और गुड्डू को देखते हैं जो एक साथ जिम कर रहे थे। शबनम अपने पापा से कहती है कि हम गुड्डू के इतने करीब नहीं जाते तो आपको ये दिन नहीं देखना पड़ता। लाला कहता है कि हम जिस बिजनेस में हैं यहाँ तो ये सब होना ही था, मगर मलाल बस इस बात का है कि हम तुम्हें इस दलदल से निकाल नहीं सकते। गोलू के पापा हवेली पहुँचते हैं और एक फाइल लेकर आए थे जो वो अपनी बेटी को दे देते हैं जो हिसाब किताब करने में बिजी थी। वो डॉक्यूमेंट से ये पता चलता है कि जेपी यादव ने ओपीएम के सारे खेत गुड्डू के नाम कर दिया था, मगर बेनिफिशियरी माधुरी है। मतलब कि अब गुड्डू लीगल तरीके से अफीम की डीलिंग नहीं कर पाएगा। बीना कहती है इलीगल हो या लीगल, आपको तो अफीम से मतलब है, खेत से नहीं। आप पुराने लोगों से कांटेक्ट क्यों नहीं करते? गोलू कहती है लाला तो साथ देंगे नहीं। बीना कहती है उसकी बेटी तो बाहर है। परशुराम गोलू को सत्य प्रकाश यादव के बारे में बताता है जो एक कवि सम्मेलन में आने वाला है और उसी से जेपी यादव के बारे में पता चलेगा। दूसरी तरफ बीना अपनी नौकरानी से कहती है अफीम की एक पुड़िया का इंतजाम करने। शरद लाला से मिलने पहुंचता है जेल में और उनसे पूछता है कि सुना है आपका बेल अटका हुआ है, हम आपको बेल दिलवा सकते हैं। फिर वो लाला को भी अपनी तरफ करने की कोशिश करता है ये कहकर कि वो लाला को जेल से बाहर निकलवा लेगा, लेकिन बदले में लाला को अपना सारा अफीम का सप्लाई शरद को देना होगा, क्योंकि शरद जानता है जिसके हाथ में अफीम का कंट्रोल है उसके हाथ में पूर्वांचल का कंट्रोल होगा। माधुरी कैबिनेट मिनिस्टर के साथ मीटिंग करती है और वो लोग गन्ने के ऊपर एमएसपी बढ़ाने के ऊपर बात कर रहे थे और वो अपने मिनिस्टर से कहने लगती है कि हमें जो घोषणा पत्र में वादा किया है वो कोई मजाक नहीं था। फाइनेंस मिनिस्ट्री से बात करके जितना प्राइस बढ़ाना है उतना दीजिए। ये सब सुनकर होम मिनिस्टर सोलंकी को अच्छा नहीं लगता और वो माधुरी को समझाने लगते हैं कि घोषणा पत्र में क्या लिखा हुआ है ये जनता ज्यादा समय के लिए याद नहीं रखेगी। आपके भय मुक्त वाले एजेंडे से क्रिमिनल्स और भी ज्यादा एक्टिव हो गए हैं। आपके पिता तो रहे नहीं तो हमारे गाइडेंस पर चलिए। लेकिन माधुरी उनकी एक नहीं सुनती और वो जानती है कि होम मिनिस्टर सोलंकी के पीछे कोई ना कोई बाहुबली का हाथ है, इसलिए वो इतना उछल रहा है। वाल्मीकि आईजी से बात करता है और कह रहा होता है कि गुड्डू को मारना इतना आसान नहीं है क्योंकि उसके साथ तो पूरी फौज रहती है, लेकिन एक तरीका है। और वो आईजी से कहता है कि आपको पैसे भिजवाने होंगे, उसके बाद हम लोग देख लेंगे। उसी दिन गुड्डू से मिलने के लिए उसके बॉडी बिल्डर कोच आते हैं और उसे मिस्टर पूर्वांचल कंपटीशन में आने के लिए न्योता भी देते हैं। पहले कालीन भैया को चीफ गेस्ट के तौर पर बुलाया जाता था, अब गुड्डू जाएगा। गोलू को लगता है वहाँ जाना थोड़ा रिस्की होगा, मगर गुड्डू नहीं मानता और वो जाना चाहता है क्योंकि उसे बॉडी बिल्डिंग में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। मगर गोलू भी जाना चाहती थी और कहती है कि हमारे आने तक इंतजार करिएगा। गोलू पहुंचती है भदोही में होने वाले कवि सम्मेलन में, जिसके बारे में उसके पापा ने उसे बताया था। वहाँ पर वो अपने टारगेट पर नजर रखी हुई थी और सत्य प्रकाश गोलू से मिलता है और वो उसे जेपी यादव का पता मांगती है जो कई दिनों से अंडरग्राउंड है, मगर सत्य प्रकाश को भी उसका पता नहीं पता। गोलू उससे कहती है पता करिए क्योंकि इससे फायदा आपको भी होने वाला है। शाम होते ही गुड्डू बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन में पहुंच जाता है। दूसरी तरफ गोलू लौट रही होती है मगर वो नाकाबंदी में फंस जाती है। यहाँ कंपटीशन में देखते हैं कि वाल्मीकि वहाँ गुड्डू को मारने वाला था और वो कोच को भी समझा देता है कि तुझे डरने की जरूरत नहीं है वरना उसे शक हो जाएगा। आईजी माधुरी को कॉल करता है और सब कुछ बता देता है कि गुड्डू उनके निशाने पर है और माधुरी उन्हें खुली छूट दे देती है ताकि वो गुड्डू को खत्म कर पाए। कंपटीशन में सुट्टन भैया भी आते हैं जो एक भोजपुरी सुपरस्टार है और वो वहाँ आकर नाच गाना करने लगते हैं। दूसरी तरफ गोलू अभी भी ट्रैफिक में फंसी हुई थी और वो अपने पापा जो वहाँ बंदोबस्त पर थे उन्हें कहती है रास्ता खाली करवाने। दूसरी तरफ मौका मिलते ही वाल्मीकि और उसके लोग गुड्डू पर गोली चलाने लगते हैं और हर तरफ भगदड़ मच जाती है। लोग इधर उधर भागने लगते हैं और ये देखकर गुड्डू छुप छुप कर वाल्मीकि के लोगों को मारने लगता है। गुड्डू अकेले ही उन सभी को ठिकाने लगा देता है, लेकिन जैसे ही वाल्मीकि गुड्डू को आखिर में मार ही डालने वाला था कि वहाँ पर गोलू पहुँच जाती है और उसे अपने गाड़ी से उड़ा देती है और गुड्डू को बचा लेती है। वाल्मीकि मर गया था और गुड्डू उस भोजपुरी सुपरस्टार सुट्टन भैया को भी मार देता है जो उसे पहचानने से इनकार कर दिया था, जो बात गुड्डू के दिल को चुभ गई थी। गोलू नाराज हो जाती है कि उसे मारने की क्या जरूरत थी, मगर गुड्डू का ये प्लान था। वो अपना बंदूक उसके हाथ में दे देता है। अगली सुबह टीवी पर ये न्यूज आने लगती है कि भोजपुरी सुपरस्टार सुट्टन भैया का मर्डर हो गया। गुड्डू अखंड आनंद त्रिपाठी के याद में बनाया गया त्रिपाठी चौक को तोड़ देता है। दूसरी तरफ कालीन भैया को आखिरकार होश आ जाता है। जेल में रमाकांत से मिलने के लिए रॉबिन आता है और वो रमाकांत के लिए किताबें लेकर आया था। वो ये सब कर रहा था क्योंकि वो रमाकांत को इम्प्रेस करना चाहता था, क्योंकि रॉबिन डिम्पी से शादी करने वाला है। रॉबिन रमाकांत को समझाता है कि आपको ये केस लड़ना चाहिए, धोखे से आपको जेल भेजा गया है, मगर रमाकांत नहीं मानते और रॉबिन को बस यही कहते हैं कि डिम्पी और उसकी माँ की देखभाल करने। कालीन भैया को होश आ गया था और शरद उनको बता देता है मुन्ना के साथ क्या हुआ। कालीन भैया शरद से पूछते हैं कि आखिर तुमने हमें क्यों बचाया, तो वो कहता है एक
बार मेरे सिर से पिता का छाया हट चुका है, दोबारा ऐसा नहीं होने देना चाहते थे। मिर्जापुर को आपकी जरूरत है। कालीन भैया कहते हैं अब तो सब कुछ खत्म हो गया है। शरद कालीन भैया से कहते हैं कि आपके वजह से ही गुड्डू राक्षस में बदल गया और उसी ने आपके बेटे और हमारे पिता को मारा है। शरद अपनी माँ से बात कर रहा था तो उसकी माँ उसे बताती है कि अखंडानंद त्रिपाठी तभी ठीक होगा जब तुम मुन्ना के जगह लोगे। नौकरानी राधा गोलू से बात कर रही थी और कहती है कि वो भी मुन्ना वाले कॉलेज में ही जाने का सोच रही थी, मगर किसी प्रॉब्लम की वजह से वो सिर्फ क्लास 10 तक ही पढ़ पाई। भरत गोलू को कॉल करता है और गोलू माफी मांगती है कि उसके छोटे भाई को उसे प्यार हो गया था, लेकिन इसमें गोलू की क्या गलती थी। भरत उसे कहता है कि तुम्हें इसकी सजा तो जरूर मिलेगी। गोलू उसे मिर्जापुर बुलाती है और कहती है कि वापस जाने की गारंटी मैं आपको नहीं दे सकती। गोलू अफीम के सप्लायर से मिलती है जिनका माल उन्हें पसंद तो आता है लेकिन दाम बहुत ज्यादा था। सप्लायर कहते हैं कि रिस्क भी तो ज्यादा है। गुड्डू आकर कहता है कि वो डायरेक्ट डीलर से बात करना चाहता है, ना कि ब्रोकर से, और गोलू भी उनसे कह देती है कि इतने पैसे देकर वो अफीम नहीं खरीदने वाले। कवि सम्मेलन वाला सत्य प्रकाश गोलू को कॉल करके बताता है कि जेपी यादव मिल गया, लेकिन पता जानने के लिए उसे पैसे चाहिए। गोलू मान जाती है। होम मिनिस्टर सोलन की स्पीच के लिए तैयारी कर रहे थे, मगर उनके मुंह से गाली निकलना बंद कहाँ होता है। आईजी उसे मिलने के लिए आते हैं और कारण ये है कि चीफ मिनिस्टर माधुरी ने जितने भी लोग घायल हुए थे उन्हें कॉम्पेंसेशन देने की बात करती है और आईजी दुबे को भी छुट्टी पर भेजने की बात करती है, मतलब कि उन्हें हटाया जाता है क्योंकि गुड्डू को मारने के लिए आईजी ने बदमाशों का सहारा लिया। ये सब कुछ सुनकर आईजी होम मिनिस्टर को बताने लगते हैं कि ये तो मेरा सीक्रेट ऑपरेशन था। पीए आनंद माधुरी को समझा रहा होता है कि मीडिया को थोड़ा भटकाना जरूरी है और इसके लिए हमें आम बाग वाला प्रोजेक्ट शुरू करना होगा, मगर माधुरी कहती है कि वो प्रोजेक्ट फिजूल है। आनंद समझाता है कि आप भय मुक्त प्रदेश बनाने की बात करती हैं, आपको वैसे भी वोट मिल जाएगा सिंपैथी के दम पे। माधुरी पूछती है तो फिर इस प्रोजेक्ट के लिए फंड कहाँ से आएगा। आनंद कहता है कि फंड्स का जुगाड़ आपके चाचा करते थे, मगर अपने चाचा से माधुरी मदद नहीं लेना चाहती थी। अब इसका मतलब ये हुआ कि माधुरी को नए अलायंस के बारे में सोचना होगा, इसलिए माधुरी शरद से मिलती है जो हमेशा से माधुरी को ऑफर देने की बात कर रहा था। माधुरी कुछ दिनों के लिए गुड्डू को मारने के बारे में नहीं सोचना चाहती, लेकिन शरद उसे कहता है कि अगर उसे मारना है तो झुंड में मिलकर मारना होगा और लाला को अपने साइड करना होगा। माधुरी कहती है मगर लाला तो गुड्डू के साइड पहले से ही है। शरद बोलता है जहाँ मुनाफा है वहाँ लाला है। जेल में देखते हैं कि लाला रमाकांत से मिलने आता है और वो रमाकांत से कहता है कि अगर आपको यहाँ किसी भी चीज की जरूरत हो तो हमें बोलिएगा, मगर रमाकांत उसके झांसे में नहीं आता। लाला कहता है कि उन दोनों के यहाँ होने के वजह गुड्डू है, लेकिन गुड्डू को सजा नहीं मिल रही। रमाकांत उसे बोलता है कि हम दोनों भी क्रिमिनल्स ही हैं और क्रिमिनल को जेल आना तो पड़ता ही है। लाला उसे कहता है कि जेल में समय का पता नहीं चलता और धीरे धीरे तुम भी अपने असूलों को भूल जाओगे। जेल में सभी कैदियों को ड्यूटी दी जाती है और रमाकांत को किचन में काम करना होगा गेरुआ नाम के कैदी के साथ, जिसे सभी लोग रमाकांत को कहते हैं आप मना कर दीजिए क्योंकि गेरुआ बहुत खतरनाक आदमी है, कहते हैं कि वो नरभक्षी है। लेकिन ये सब सुनकर भी रमाकांत अपना डिसीजन नहीं बदलता। इसके बाद हम भरत त्यागी को देखते हैं जो अपने घर पर गिन्नी और अपनी पत्नी सलोनी के साथ होता है और रात में जब भरत अपनी पत्नी के साथ सो रहा था तो उसके पसीने छूटने लगते हैं। तभी भरत को अस्तबल से फोन आता है जिसे वो भी चौंक गया था कि भला अस्तबल में उसका कौन रहता है, लेकिन ये तो रेड लाइट एरिया से कॉल आया था जहाँ भरत हमेशा जाया करता था मजे के लिए। और यहाँ थोड़ा बहुत लगने लगता है कि ये भरत नहीं शायद शत्रुघ्न है। आपको क्या लगता है? दादा त्यागी कालीन भैया से मिलकर उन्हें थोड़ा पॉजिटिव सोचने को कहते हैं क्योंकि वो जिंदा बच गए हैं और कहने लगते हैं कि हम दोनों की हालत तो एक जैसी ही है, हम दोनों ने अपने बेटों को खोया है। कालीन भैया कहते हैं कि हम अपने बेटे पर गर्व करते थे। दादा त्यागी कहते हैं कि उसके छोटे बेटे ने हमेशा उसे दुख दर्द दिया है, मरने के बाद भी उसे चैन नहीं आ रहा। ये सब सुनकर भरत को तो अच्छा नहीं लगता। गोलू को पता चलता है कि शरद आजकल बहुत ज्यादा बिहार आना जाना करता है और वो अपने लोगों से कहती है पता करने कि आखिर वो क्या करने जाता है वहाँ। माधुरी अपने लोगों से कहती है आम बाग वाला प्रोजेक्ट स्टार्ट करने, फंड की चिंता वो लोग ना करें। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि माधुरी शरद को ओपीएम का खेत दे देती है जो पहले मुन्ना का हुआ करता था, लेकिन इसके बदले में आनंद शरद से 5 करोड़ रुपए मांगता है फंड के लिए। रमाकांत किचन में काम करने लगता है लेकिन गेरुआ वहाँ पर लड़ाई झगड़ा करते रहता है, लोग उसे बहुत ज्यादा डरते हैं। फिर एक दिन गेरुआ बाथरूम में रमाकांत को पकड़ लेता है और उसे पूछने लगता है कि आप बाकी वकीलों की तरह नहीं हैं, क्या आप हमारा काम करेंगे? रमाकांत मना कर देता है
क्योंकि गेरुआ खूनी है। गेरुआ कहता है आपको वजह तो नहीं पता। वो बताने लगता है कि उसकी 9 साल की बेटी हुआ करती थी, लेकिन उसके मालिक के बेटे ने उसकी बेटी के साथ जबरदस्ती किया। बदले में गेरुआ ने बस अपने मालिक के बेटे को पीटा था और उन लोगों ने गेरुआ की बेटी को अगले दिन जला दिया। इसलिए गेरुआ ने अपने मालिक और उसके बेटे के साथ 3 लोगों को कुल्हाड़ी से काट डाला। और वो रमाकांत से पूछता है कि आखिर मैंने ये किया तो गलत क्या किया। वो रमाकांत से मदद मांगता है एक मर्सी अपील डालने के लिए। शरद लाला को कॉल करता है और उसे कहने लगता है कि हम आपको बेल नहीं दिला सकते, लेकिन आपको आपका धंधा वापस जरूर दे सकते हैं। बस शर्त यह है कि आप अफीम की डील किसी और के साथ नहीं करिएगा। डिम्पी के घर पर देखते हैं कि रॉबिन डिनर तैयार करने की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेता है और ये देखकर डिम्पी की माँ काफी ज्यादा हैरान हो गई थी कि डिम्पी को तो किस्मत वाला लड़का मिल गया, क्योंकि आज तक रमाकांत ने कभी कुछ बनाकर उसे नहीं खिलाया। अगले दिन वसुधा अपने पति रमाकांत से मिलने जाती है और वो उसे मना रही होती है कि इस केस को लड़ने के लिए, लेकिन रमाकांत के भी कुछ असूल हैं और वो कहने लगता है कि मैं हमेशा से क्रिमिनल को सजा दिलाते आया हूँ और अपनी बारी आई तो मैं पीछे कैसे हट जाऊँ। मगर वसुधा अपने पति को समझाती है कि ये डिसीजन सिर्फ आपके लिए नहीं है, आपकी पूरी फैमिली है, उसकी भी तो जिम्मेदारी आपके ऊपर है। इसलिए अगले ट्रायल में साफ साफ कोर्ट में वो कह देता है कि उसने सेल्फ डिफेंस में मौर्य के ऊपर गोली चलाई, क्योंकि मौर्य उसके बेटे गुड्डू को मारना चाहता था। कोर्ट रमाकांत को 2 हफ्ते का समय देते हैं प्रूफ लाने के लिए, जिससे कि डिम्पी को उम्मीद जगने लगती है कि उसके पापा अब शायद जेल से बाहर आ सकते हैं। आईजी माधुरी से मिलने के लिए आते हैं और माधुरी उन्हें वादा करती है कि आईजी जल्द ही अपने काम पर वापस लौट जाएंगे, मगर उसके लिए उन्हें कोर्ट में झूठी गवाही देनी होगी। फिर हम भरत को देखते हैं जो अस्तबल मतलब कि रेड लाइट एरिया पहुंच जाता है और पैसे देकर वो एक लड़की को पीटने लगता है और एक लड़की को अपने पास ही बैठाता है जो ये सब कुछ देख रही थी। फिर हम बलिया में देखते हैं जहां लाला के घर में रेड बढ़ जाती है और वहां पर मिस्टर प्यारे लाल आते हैं और शबनम उनसे कहने लगती है कि आपको पैसे भेज दिए गए थे, तो फिर ये सब क्यों हो रहा है। प्यारे लाल कहता है क्योंकि पुलिस मानने को तैयार ही नहीं है कि लाला ने ये व्यापार छोड़ दिया है। वो शबनम से कहता है अपने पिता को समझाने, नहीं तो प्यारे लाल इस बिजनेस का सारा नेटवर्क किसी और को दे देगा, क्योंकि इस धंधे में बहुत लोगों का पैसा अटका हुआ है। दूसरी तरफ ट्रायल में हम देखते हैं कि रमाकांत जो खुद वकील है वो अपने तरफ से खुद के लिए लड़ रहा था और वो एसएसपी मौर्य की पत्नी से पूछताछ करता है और कोर्ट में उसे झूठा प्रूफ कर देता है और साथ साथ ये भी प्रूफ हो जाता है कि मौर्य और रमाकांत में कोई दुश्मनी नहीं थी और जो कुछ भी हुआ वो मर्डर तो नहीं था। फिर पंचभाई वहाँ पर आईजी को बुलाते हैं और शबनम अपने पिता से मिलने जाती है और उन्हें समझाती है कि अफीम का कंट्रोल किसी और के हाथ में ना देने, लेकिन लाला उसे कहने लगते हैं कि अब ये काम शरद संभालेगा। शबनम ये सब सुनकर खुश नहीं थी, क्योंकि ये बिजनेस शबनम खुद संभालना चाहती थी, लेकिन लाला मना करते हैं। मगर शबनम अपने पापा की बात नहीं मानती और उसे अभी भी गुड्डू पर भरोसा है, ना कि शरद पे। लाला को भी लगने लगता है कि शायद उसकी बेटी सही कह रही है। कोर्ट में आईजी कहने लगते हैं कि रमाकांत का बेटा लाला के साथ बिजनेस करता था। जब पुलिस गुड्डू को पकड़ने के लिए गई तो रमाकांत ने अपने बेटे को बचाने के लिए मौर्य को मार डाला ताकि गुड्डू पंडित पर कोई इन्वेस्टिगेशन ना हो। ये सब कुछ आईजी कह रहा था माधुरी के कहने पर, और अपनी सफाई में रमाकांत कुछ भी नहीं कहता, बस इतना कहता है कि उसका तो यही गुनाह है कि वो गुड्डू का बाप है और उसे अपनी सजा मंजूर है। लेकिन जज कहते हैं कि वो सजा अगली सुनवाई में सुनाएंगे। रॉबिन भरत से मिलने के लिए जाता है और उसे उसके पैसे लौटा देता है जो उसने लगाए थे। दोनों वहाँ बैठकर दारू पीते हैं तो भरत उसे पूछने लगता है कि तुम्हारा काम तो अच्छा चल रहा है तो तुम छोड़ना क्यों चाहते हो। रॉबिन कहता है क्योंकि ये काम स्टेबल नहीं है और मैं सेटल होना चाहता हूँ। फिर वो दोनों वहाँ पर प्यार मोहब्बत की बातें करने लगते हैं, क्योंकि भरत जो शायद असली में शत्रुघ्न है वो गोलू से बहुत प्यार करता था। डिम्पी गोलू को अपने घर बुलाती है और उसे अपनी बहन स्वीटी के शादी का जोड़ा देने लगती है, मगर गोलू लेने से मना करती है। डिम्पी पूछती है कि गुड्डू भैया का तो उनका मकसद मिल गया, लेकिन तुम्हारा क्या। गोलू कहती है गुड्डू को हमारी जरूरत होगी। फिर जैसी वो बाहर आती है तो रॉबिन उसे मिलता है और वो रॉबिन से कहती है जल्दी अंदर जाइए, डिम्पी शादी का जोड़ा ट्राई कर रही है। गोलू जब हवेली आती है तो वहाँ पर शबनम आई हुई थी लिप्पी को लेकर, जिसके साथ गुड्डू खेल रहा था। गोलू को वहाँ देखकर शबनम के चेहरे से खुशी ही गायब हो गई थी और वहाँ पर वो एक ऑफर लेकर आई थी कि अफीम का कंट्रोल वो गुड्डू को देना चाहती थी, मगर गुड्डू मना करता है और कहता है शबनम को इन सब में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि इन रास्ते में सिर्फ मौत मिलती है। शबनम नाराज हो जाती है और कहती है कि ऑफर तो मुझे जौनपुर से भी आया था, फिर भी मैं आप लोगों के
पास आई। ये सुनकर गुड्डू ऑफर के लिए मान जाता है और उसे ये डील क्लोज करने के लिए खुद जाना पड़ेगा नेपाल। ये सुनकर गोलू थोड़ी नाराज हो जाती है। इसके बाद गुड्डू काठमांडू जाने के लिए तैयार होता है और जाने से पहले गोलू उसे कह देती है कि जाइएगा तो डील क्रैक करके आइएगा। शबनम और गुड्डू काठमांडू पहुंचते हैं और वहां एक 5 स्टार होटल में आते हैं और अफीम के असली डीलर बैग से मिलते हैं। वहां वो लोग पोकर खेलते हैं और गुड्डू उन्हें इम्प्रेस कर देता है और वो लोग डील के लिए मान जाते हैं। गुड्डू गोलू को कॉल करके खुशखबरी देता है और कहता है कि डील क्रैक हो गया और आज रात वो यहीं रुकेगा, कल सुबह वो वापस लौटेगा। तभी गुड्डू के कमरे में शबनम आती है डिनर करने के लिए। आधी रात में गोलू को उसके एक आदमी का कॉल आता है जो बता देता है कि त्रिपाठी सीवान में है और उसके साथ भरत भी बैठा हुआ था। लगता है कि भरत गोलू को सीवान में बुलाकर उसे फंसाना चाहता है। देखते हैं क्या होता है। गोलू गुड्डू को कॉल लगाती है बताने के लिए, लेकिन वो फोन ही नहीं उठा रहा था क्योंकि गुड्डू और शबनम का तो शुरू हो चुका था। इसीलिए गोलू अकेले सीवान जाने के लिए निकल पड़ती है। गोलू तुरंत रॉबिन से मिलती है और अपना अकाउंट क्लोज करवा कर सारा पैसा निकलवा लेती है क्योंकि उसे अर्जेंट जरूरत थी। रॉबिन जानता है गोलू कुछ करने के लिए जा रही है, इसीलिए वो उसे समझाता है कि रिस्क थोड़ा कम लेना चाहिए और वैसे भी आपके लाइन में तो रिस्क लेना मतलब परमानेंटली डिलीट हो जाना है। गोलू उसे कहती है रिस्क को ही तो परमानेंटली डिलीट करने जा रहे हैं। गोलू अपने लोगों के साथ प्लान बनाती है कि वो लोग सीवान जाएंगे क्योंकि उन्हें किसी पर अटैक करना है। वो सारा पैसा और हथियार उन लोगों को दे देती है और सुबह तक वो लोग सीवान पहुंच जाते हैं और एक खबरी की मदद से वो लोग कालीन भैया वाले जगह तक पहुंच जाते हैं। दरवाजे पर 2 लोग खड़े थे और उन दोनों बंदों को वो लोग मार देते हैं और अंदर घुस जाते हैं। गोलू कमरे के अंदर अखंड आनंद त्रिपाठी को देख लेती है और उसे देखकर वो बहुत खुश हो गई थी, लेकिन तभी उसे एहसास होने लगता है कि इतनी आसानी से वो इतनी करीब पहुंच गई, कुछ तो गड़बड़ है। कि तभी उन पर दूसरे जगह से फायरिंग होने लगती है और गोलू के सभी लोग मारे जाते हैं। गोलू भी बुरी तरह फंस गई थी, मगर वो ठान चुकी थी कि आज वो यहाँ तक पहुंची है तो वो अखंड आनंद को मार के ही जाएगी। लेकिन जैसे वो गोली चलाने वाली थी, भरत उस पर गोली चला देता है। दूसरी तरफ होटल में गुड्डू और शबनम इंटीमेट हुए थे और उसके बाद हम रहीम नाम के एक कवि को देखते हैं जिसे जेल हो जाती है। पूछा जाता है कि आखिर तूने कौन सा कांड कर दिया, तो रहीम कहता है कि उसने कुछ ऐसा कविता पढ़ दिया था जिसके वजह से उसे जेल हो गई। वो आदमी उसे सबके सामने ले आता है और कहता है कौन सा कविता कहा था, जरा हमें भी सुनाना। लेकिन वो ऐसा कविता सुनाता है जिससे लोगों की हंसी निकल जाती है और लोग ताली बजाने लगते हैं। वो आदमी रहीम को मारने के लिए दौड़ता है, लेकिन रमाकांत बीच में आ जाता है और कहता है तुमने ही कहा था कविता सुनाने के लिए और इसने कविता सुना दिया, अब तुम जाओ। इसके बाद हम कालीन भैया को देखते हैं जिसे दूसरे जगह शिफ्ट कर दिया गया था, इसीलिए वो बच गए और दद्दा त्यागी अपने बेटे की तारीफ करते हैं कि इन्हें यहाँ शिफ्ट करने का आइडिया उसके बेटे भरत का ही था। भरत उनसे कहता है कि जिन लोगों ने हमला किया गुड्डू और गोलू उनमें से नहीं थे, जितने भी लोग आए थे वो मारे गए। शरद को शक होता है और वो भरत से पूछता है कि तुम्हें इस हमले के बारे में पहले कैसे पता चल गया था, तो वो सवाल को टालने लगता है और कहता है कि ये इलाका हमारा है और हमारे खिलाफ कोई जाएगा तो उसका मरना पक्का है। शरद कहता है कि अगर वो लोग सीवान तक पहुंच गए हैं तो यहाँ भी पहुंच जाएंगे, इसलिए अब कालीन भैया के घर जाने का समय हो गया है। हवेली में बीना देखती है कि उसके बेटे के आसपास एक काला बिल्ला हमेशा मंडराते रहता था, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाती है। भरत से उसकी पत्नी पूछती है कि वो घर कब आएंगे, तो भरत बस बहाना मारते रहता है कि उसे यहाँ पर सिक्योरिटी देखना है। गुड्डू बीना के लिए एक तोहफा लेकर आया था और कहता है कि डील क्रैक हो गया, लेकिन वो चिंता में था क्योंकि गोलू कहीं दिख नहीं रही थी। तो फैक्ट्री में काम करने वाला एक बंदा कहता है ऐसा सुनने को मिला है कि गोलू कहीं अटैक करने की प्लानिंग कर रही थी। अब शरद कालीन भैया को अपने हवेली जौनपुर ले आता है, जहाँ शकुंतला आरती उतारकर उनका स्वागत करती है। तभी शरद को पता चलता है कि अब वो समय दूर नहीं जब गुड्डू को पता चल जाएगा कि कालीन भैया जौनपुर में ही हैं। इसीलिए वो गुड्डू से मिलता है और गुड्डू उसे जानना चाहता है कि गोलू कहाँ है। शरद हैरान हो गया था, लेकिन अब वो उसे कह देता है कि अगर गोलू मेरे पास होती तो तुम मेरे इलाके में एंटर भी नहीं कर पाते। गुड्डू कहता है कि अगर तुम्हें अफीम चाहिए तो मैं तुम्हें अफीम भी दे दूंगा, जितना चाहिए उतना दूंगा, बस बता दो गोलू कहाँ है। एक सेकंड के लिए शरद भी सोचने लगता है कि आखिर अफीम गुड्डू के पास कैसे आ गया, मगर वो उसे कह देता है कि गोलू मेरे पास नहीं है। गुड्डू उस पर बंदूक तान देता है, लेकिन तभी दोनों को मुन्नवर का कॉल आता है जो सिचुएशन को संभालता है और दोनों से कहता है ठंडा हो जाने। और उसके बाद शरद लाला से बात करता है और उससे पूछता
पूछता है कि आप अफीम की सप्लाई गुड्डू को क्यों दे रहे हैं, आखिर क्यों। लाला उसे कहता है कि हमारा डील हुआ था बेल के बदले अफीम, लेकिन बेल तो आप दिलवा नहीं पाए। रात के समय शकुंतला कालीन भैया के लिए सूप लेकर आती है और उनकी देखभाल करती है। तभी शरद आकर उन्हें बताता है कि लाला अब उनके साइड नहीं रहा, अफीम अब गुड्डू के पास है। ये सुनकर कालीन भैया शरद को आइडिया देते हैं कि तुम अफीम को हाईजैक भी तो कर सकते हो। अफीम मिर्जापुर में पानी के रास्ते आता है, इसलिए वो माधुरी से मिलता है और शरद के फंड के वजह से अब आम बाग प्रोजेक्ट शुरू हो गया था, जिससे वो दोनों ही बहुत खुश थे। पीए आनंद पुलिस की मदद से नेपाल से नदी के रास्तों पर पुलिस की तैनाती करवा देता है ताकि गुड्डू का अफीम पकड़ा जाए। गुड्डू अभी भी गोलू की चिंता कर रहा था कि आखिर वो कहाँ चली गई है, उसके साथ क्या हुआ है। और परशुराम कहता है कि उसने FIR दर्ज करवा दिया है और फोन ट्रैक करने के बाद शायद कुछ पता चल जाए। बीना वहां पर आती है और गुड्डू को एक पुड़िया देती है और कहती है इससे स्ट्रेस थोड़ा कम हो जाएगा, मगर गुड्डू लेने से मना करता है और बीना कहती है कि आपको शरद को अफीम के बारे में नहीं बताना चाहिए था। बीना उसका हाथ पकड़ती है और कहती है गुड्डू को छोड़िए, वो ऐसे ही कहीं चली गई होगी, आप गद्दी के बारे में सोचिए। मगर गुड्डू बीना का हाथ हटाता है और कहता है कि गोलू के लिए अगर गद्दी छोड़ना भी पड़े तो हम ज्यादा नहीं सोचेंगे। बीना उसे पुड़िया देती है और वहां से चली जाती है, जिसके बाद गुड्डू नशा करने लगता है। अब इसके बाद शरद के आदमी बदलापुर में गुड्डू के कंसाइनमेंट में आग लगा देते हैं और गुड्डू जो धीरे धीरे नशे में डूबते जा रहा था वो अपने ही लोगों को मार रहा था, क्योंकि उसे लगता है कि वो लोग शरद के साथ मिल चुके हैं, इसीलिए उनका कंसाइनमेंट पकड़ा जा रहा है। वो एक आदमी को भी मारता है और उसके बेटे को पास बुलाता है और कहता है तेरा पिता बुजदिल था, इसीलिए हमने उसे मार दिया, लेकिन मैं तेरा दुश्मन नहीं हूँ। वो उसे पूछता है तेरा नाम क्या है, तो छोटा लड़का कहता है मुन्ना। शरद समझ गया था कि जंग शुरू हो गई है और वो पीछे नहीं हटेगा। अखंड आनंद कहता है कि गुड्डू भस्मासुर बन गया है और वो खुद का ही नाश करेगा, करने दो जो करता है। लेकिन शरद चुप नहीं बैठना चाहता था। कालीन भैया कहते हैं कि गद्दी में वही बैठेगा जो वायलेंस करे नहीं बल्कि उसे रोके। मुन्ना तो बैठ नहीं पाया, इसलिए अब हम तुम्हें बैठाएंगे। मिर्जापुर के गद्दी के हकदार अब तुम हो। ये सब कुछ शकुंतला बाहर से सुन रही थी। खून खराबे को रोकने के लिए मुनव्वर गुड्डू से बात करता है, लेकिन गुड्डू कहता है कि जब तक गोलू नहीं मिलेगी खून खराबा नहीं रुकेगा। मुनव्वर ऑर्डर देता है रुक जाने के लिए, क्योंकि इसकी भरपाई पूरा पूर्वांचल करेगा। नेपाल से कंसाइनमेंट निकलता है, लेकिन रात होते होते पुलिस कंसाइनमेंट पकड़ लेती है। लेकिन प्यारे लाल हैरान हो जाता है क्योंकि उन्हें वहां पर कुछ भी नहीं मिलता। देखते हैं कि अफीम का सारा कंसाइनमेंट शबनम के घर पहुंच गया था। शबनम गुड्डू को बता रही होती है कि पुलिस उनके पीछे पड़ी हुई है और वो गुड्डू से कहती है कि उन्हें अपना रूट बदलना होगा, लेकिन गुड्डू बात को सीरियसली नहीं लेता, इसलिए दोनों के बीच थोड़ी सी कहासुनी हो जाती है और शबनम कहने लगती है कि शायद तुम्हारे बजाय मुझे जौनपुर चले जाना चाहिए था। अगली सुबह बीना गुड्डू को समझा रही होती है कि कालीन भैया कहा करते थे कि अफीम का रेट कंट्रोल करना है तो सप्लाई को कंट्रोल करना पड़ता है। गुड्डू कहता है कि अगर वो कम दाम में लोगों को अफीम नहीं बेचेगा तो नेपाल से सप्लाई आना रुक जाएगा। गुड्डू को आम लोगों के लिए दरबार रखने का भी मन नहीं कर रहा था, कहता है उसका मूड नहीं है। बीना कहती है मूड बनाया भी तो जा सकता है, मगर गुड्डू खुद को कंट्रोल करता है और कहता है कि वो दरबार कल रखवाएगा। शरद का एक सप्लायर जब माल को चखता है तो वो कहता है कि ये अफीम काफी अच्छे क्वालिटी का है, मगर ये बाजार में आ गया तो हमारा माल बिकना बंद हो जाएगा। शरद उनसे कहता है तो फिर इसे बिकने मत दीजिए। रहीम उटपटांग भाषा में पॉलिटिशियंस के ऊपर कविता लिखता है, इसीलिए उसे जेल में डाल दिया गया था। लेकिन ये कविता सुनकर रमाकांत को भी काफी हंसी आती है और वो रहीम से पूछता है कि आखिर तुम्हारे वकील ने कुछ किया कि नहीं तुम्हें बचाने के लिए। रहीम कहता है मेरे पास लॉयर रखने के लिए पैसे ही कहाँ हैं। वहाँ पर लाला आते हैं और रमाकांत से कहते हैं कि आपने कई लोगों के लिए अपील फाइल करके मदद की है, मेरी भी मदद कर दीजिए। भले ही लाला क्रिमिनल हैं, लेकिन फिर भी वो मान जाता है और रमाकांत उसे कहता है कि मैं आपकी मदद कर दूंगा, स्टेट विटनेस बन जाइए, सजा भी कम हो जाएगी। इसके बाद हम IG दुबे को देखते हैं जो माधुरी से मिलने आता है और उन्हें उन लोगों का लिस्ट देता है जो सरकार के अंडर काम तो करते हैं मगर खाते हैं बाहुबलियों का। लिस्ट में होम मिनिस्टर सोलंकी का भी नाम था और माधुरी उसे अब मजा चखाना चाहती है, इसीलिए अगले ही दिन खबर आती है कि चीफ मिनिस्टर माधुरी के कहने पर सारे जगह के SP चेंज कर दिए गए हैं। ये सब कुछ सुनकर होम मिनिस्टर तुरंत पहुंच जाते हैं मीटिंग में और माधुरी से पूछने लगते हैं कि ये सब तो हम करते थे, अगर हमारी जरूरत है ही नहीं तो हमें रखा किस लिए है। माधुरी कहती है तो फिर रिजाइन दे दीजिए, रोका किसने है, जिससे सोलंकी का भी मुंह बंद हो जाता है। हवेली में राधा को देखते हैं जो गोलू के कपड़े पहनकर काफी खुश लग रही थी और बीना के पूछने पर वो कहती है छोड़िए भी, वैसे भी वो कहाँ वापस आने वाली है। बीना कहती है ध्यान से, अगर गुड्डू सुन लिया तो वो
पागल हो जाएगा। बीना बिल्ली को पकड़ने के लिए एक ट्रैप बनाती है। फिर हम गोलू को देखते हैं जिसे भरत ने कैद करके रखा है। वो उसके लिए चाउमीन लेकर आता है और वो उसके बुलेट वाले घाव पर अपना उंगली डालने लगता है, जिससे गोलू चिल्लाने लगती है। तभी भरत को उसकी पत्नी सलोनी कॉल करती है जो उसे डिनर पर बुला रही थी और वो कहता है कि वो समय पर पहुंच जाएगा। लेकिन तभी वो देखता है गोलू चाउमीन खा रही थी और उसे भी कहीं न कहीं यकीन होने लगा था कि ये भरत नहीं बल्कि छोटा भाई शत्रुघ्न है, जिसे गोलू से प्यार भी है। आधी रात में आनंद माधुरी को न्यूज दिखाता है कि पार्टी का पर्दाफाश हो गया। देखते हैं कि सीजन 2 में हमने देखा था कि माधुरी का जो पहले पति था वो मर गया था, लेकिन एक स्टिंग ऑपरेशन में एक हॉस्पिटल का एक डीन उसका वीडियो सामने आता है जो कहता है कि माधुरी का पति बेवड़ा था, इसलिए वो मर गया। लेकिन सिंपैथी पैदा करने के लिए पार्टी वालों ने एक अलग ही कहानी बनाई और लोगों से झूठ बोला और सिंपैथी के वजह से ही माधुरी की सरकार बनी है। ऑपोजिशन भी सवाल उठाने लगते हैं और माधुरी कहती है जरीना को बुलाने का समय आ गया है। अब रायबरेली में हम जरीना को देखते हैं जो पार्टी प्रचार कर रही थी, लेकिन लोग उसके स्पीच में ध्यान नहीं दे रहे थे क्योंकि लोग कुछ और ही चाहते थे। जरीना उनसे कहती है कि वो यहाँ पर नाचेगी गाएगी भी, लेकिन बदले में गाँव से 100 महिलाओं को उसके योजना में जुड़ना होगा और सारे गाँव वाले मान जाते हैं और जरीना को वहाँ पर नाचना गाना पड़ता है। तभी वहाँ उसे माधुरी का कॉल आता है। जरीना माधुरी से मिलने पहुँचती है और वो जरीना से कहती है कि जेपी यादव को बिल में से बाहर निकालने का समय आ गया है, लेकिन जरीना घबराने लगती है और कहती है कि वो ये नहीं करेगी, मगर माधुरी उसे वादा करती है कि अगर वो ऐसा करेगी तो उसे परमानेंट पोजीशन वो दे देगी। इसके बाद हम जेपी यादव को देखते हैं जिसे मिलने के लिए पार्टी के लोग आते हैं और बता देते हैं कि बाहर चल के आ रहा था, किस चीज की तैयारी हो रही है और जरीना भी वापस आ गई है। वहाँ पर मृदुल नाम का लड़का भी था जो जेपी यादव की देखरेख में लगा हुआ था। रमाकांत की मदद से जेल में ऐसे कई कैदी थे जिनकी अपील स्वीकार कर ली गई थी और उन्हें आज जेल से रिहा कर दिया जाएगा। इसीलिए डिम्पी और रॉबिन उन सारे कैदियों के परिवार को लेकर जेल पहुंच जाते हैं, मगर जेल में तो सेलिब्रेशन चल रहा था और वहाँ रहीम अपनी अतरंगी कविताएं पढ़ता है, मगर उसके कविता से सभी लोग थोड़े इमोशनल भी हो गए थे। और वहाँ गेरुआ भी था जो भी अब जेल से रिहा हो जाएगा। लाला को कविता बहुत ज्यादा पसंद आया था और वो रहीम की तारीफ करता है और उसे आशीर्वाद देता है, लेकिन तभी अचानक रहीम लाला के गर्दन में अपना पेन घुसा देता है और खून निकाल देता है और लाला वहीं मर जाता है। अब ये देखकर जेल का दरवाजा बंद कर दिया जाता है, जिससे बाहर सभी परिवार वाले चिल्लाने लगते हैं और सभी को बाहर जाने को बोला जाता है। रमाकांत ये देखकर हैरान हो गया था। गोलू से मिलने के लिए भरत पहुंचता है जो उसके लिए खाना लेकर आया हुआ था। गोलू से पूछती है कि आखिर तुमने मुझे यहाँ क्यों रखा है, कुछ तो सोचे होगे हमारे बारे में। भरत उसे कहता है तुम्हें मारने का ही प्लान है, मगर उससे पहले मैं तुम्हें थोड़ा टॉर्चर करूंगा। गोलू कहती है तो फिर शुरू करो, हम तो कब से तैयार हैं। भरत उसका चेहरा दबोच लेता है और गोलू कहने लगती है कि हम तो तुम्हारे छोटे भाई को यूज कर रहे थे, वो मेरे टाइप का था भी नहीं। ये सब सुनकर भरत खुद को कंट्रोल करने लगता है और गोलू से कहती है कि मुझे पता है तुम्हारे पास कोई प्लान नहीं है, तुम मुझे मारना नहीं चाहते। ये क्लियर हो गया था कि यह शत्रुघ्न है और गोलू उसे पूछती है कि तुम मुझसे प्यार करते हो, ये हम जानते हैं, तो तुम्हें डर किस बात की है, अपने पापा से डरते हो। शत्रुघ्न उसे पूछता है क्या तुम हमसे प्यार करती हो। गोलू झूठ कहती है हाँ, जो शत्रुघ्न समझ जाता है और वो उसे थप्पड़ लगाता है और वो उसे मार देने वाला था, लेकिन तभी गोलू उसे कहने लगती है कि तुम अपने असली जिंदगी तभी जी पाओगे जब तुम्हारे पिता मरेंगे। माधुरी जरीना से मिलती है जो पार्टी के लिए प्रोमोशनल सॉन्ग शूट कर रही थी और माधुरी उसे कहने लगती है कि तुम जेपी यादव को ढूंढने के बजाय सब कुछ कर रही हो। जरीना कहती है मुझ पर भरोसा रखिए। फिर वो माधुरी को लेकर चली जाती है गाना शूट कराने और वहाँ पर पीए आनंद को बीना का कॉल आता है जो कहती है बहुत ही मुश्किल से फोन चुराकर फोन कर रहे हैं हम, हमें तुरंत यहाँ से बाहर निकालिए, समय बहुत कम है। ये तो फिर से पलट रही है। शकुंतला और कालीन भैया पत्ते खेल रहे होते हैं क्योंकि अब उनके पास करने को कुछ है नहीं। त्रिपाठी दिखता है कि उसकी आंखें भी कमजोर हो गई हैं, जिससे वो काफी अपसेट हो गया था। शकुंतला उसे कहती है बुढ़ा गए हैं आप। शकुंतला को भी बीना का फोन आता है जो कहती है शरद से कहकर हमें यहाँ से निकलवाइए, समय बहुत कम है। फिर त्रिपाठी देखता है न्यूज़पेपर में और उसे पता चलता है कि लाला का मर्डर हो गया जेल में। शरद अपने डीलर के साथ दारू की सप्लाई के बारे में बात कर रहा था और वो डीलर बताता है कि 10 साल में पहली बार सिवान से हमें एडवांस में पैसे नहीं मिले क्योंकि भरत कहीं और ही बिजी है, इसीलिए वो बिजनेस में ध्यान नहीं दे पा रहा था। शरद को शक होने लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है और फैक्ट्री का एक कर्मचारी जो आज शहर आया था उसे शत्रुघ्न के बारे में आज ही पता चला, लेकिन वो शत्रुघ्न का फेवरेट चार्ट लेकर आया था जो वो दद्दा त्यागी को दे देता है। लेकिन ये देखकर भरत
काफी गुस्सा हो गया था और कहता है यहाँ से चले जाने, लेकिन दादा चार्ट ले लेते हैं और भरत का एक आदमी उसे कॉल करके बताता है कि नाकाबंदी में हर कोई गोलू की गाड़ी को ढूंढ रहा है और चेकिंग के लिए वहाँ पर परशुराम नाम का ऑफिसर भी आया हुआ है जो हमसे रिश्वत लेने से मना कर रहा है। भरत उसे कहता है कि तुम लोग मुंह खोलकर कुछ भी बता मत देना। भरत देखता है कि उसके पापा चाट खा रहे थे, दूसरी तरफ लाला को कब्रिस्तान में दफना दिया जाता है। शबनम बहुत ज्यादा दुखी थी। शाम के समय शरद भरत से मिलने के लिए आता है और शरद देख रहा था कि भरत का ध्यान कहीं और ही है। शरद उसे कहने लगता है मुझे पता है कि गोलू को गायब तुम नहीं किया है, मगर भरत इन सब के बारे में बात नहीं करना चाहता था और वो गुस्सा हो जाता है, मगर शरद कंटिन्यू करते रहता है और कहता है गोलू को कैसे मारा तुमने, उसे काट दिए या इतना मारे कि वो मर गई। इसके बाद भी भरत मानने से इनकार करता है कि उसके पास गोलू है, मगर शरद बस कहने लगता है कि हमें लगता है तुम हमें अपना फैमिली मानते थे और वो उसे समझा देता है कि भले ही मिर्जापुर के गद्दी पर एक खरगोश ही क्यों ना बैठ जाए, उसे मारना इतना आसान नहीं होता। हम अपने पापा को भी यही समझाते थे और तुम्हें भी यही समझा रहे हैं। जाते जाते वो उसे कह देता है कि दारू का पैसा बाकी है, भेजवा देना। शरद वापस अपने घर आता है और कालीन भैया से बात करता है तो यहाँ पता चलता है कि लाला पर हमला करवाने वाला शरद खुद था और वो ऐसा करके गुड्डू को कमजोर करना चाहता था क्योंकि अफीम का सारा कंट्रोल गुड्डू के पास था। मगर कालीन भैया उसे कहते हैं कि माल तो अभी भी गुड्डू के पास पहुंच ही रहा है, तुमने अपने अपर हैंड को खो दिया ये सब करके। तो मुनव्वर से बात करो, मीटिंग फिक्स करो। शरद अपनी माँ से कहता है कालीन भैया हमसे गुस्सा है, लेकिन उसकी माँ कहती है वो गुस्सा नहीं है, बस डरे हुए हैं अपनी फैमिली के लिए। अगर उनकी फैमिली सुरक्षित हो गई तो कोई और सुरक्षित नहीं रहेगा। बीना का फोन आया था, वो भी कुछ प्लान कर रही है। अब कुछ दिनों के बाद जौनपुर में ही मीटिंग रखवाई जाती है जहां सारे लीडर्स पहुंच जाते हैं और मीटिंग में वायलेंस का मुद्दा उठाया जाता है क्योंकि खून खराबा इतना ज्यादा बढ़ गया है कि पूर्वांचल में बिजनेस बहुत बुरी तरह इफेक्ट हुआ है। जौनपुर और मिर्जापुर के झगड़े के बीच पूरा पूर्वांचल फंस चुका है। इसलिए वो कहता है कि गोलू वाला मुद्दा खत्म करिए क्योंकि गोलू हमारे पास नहीं है। शरद ये भी कहता है कि दशहरे तक शांति बनाए रखने और इस गद्दी को 2 हिस्से में बांट देना चाहिए, एक मिर्जापुर के लिए, एक जौनपुर के लिए। मुनव्वर अपनी रजामंदी दिखाता है। गुड्डू को भी आइडिया पसंद आता है क्योंकि इससे होगा ये कि जो भी झमेला है वो जौनपुर और मिर्जापुर आपस में मिलकर सुलझा लेंगे, भले ही वो तरीका कोई सा भी हो। बाकी के एरिया अपना काम आराम से कर पाएंगे। गुड्डू वहाँ से चला जाता है शांति प्रस्ताव के लिए एक प्रेजेंट रखकर, लेकिन जब शकुंतला सारी चीजों को खोलकर देख रही थी तो वो गुड्डू के दिए हुए बस्ते को खोलकर देखती है जिसमें उनके ही दारू के डीलर का कटा हुआ सिर था। दद्दा त्यागी भरत से पूछ रहे होते हैं कि आखिर दारू की डिलीवरी में इतनी देरी क्यों हो रही है। भरत बहाना मारता है कि शरद के तरफ से ही देरी हो रही है तो हम क्या कर सकते हैं। दद्दा त्यागी कहते हैं कि हमारे तरफ से पैसा जाएगा ही नहीं तो वो लोग माल भेजेंगे क्यों। फिर वो लोग गोलू के बारे में बात करते हैं और दद्दा त्यागी गोलू का कटा हुआ सिर अपने सामने चाहते थे तो भरत कहने लगता है कि हर कोई उसे ढूंढने की कोशिश कर रहा है, वो मिल ही नहीं रही है तो हम क्या कर सकते हैं। मगर वो देख रहे हैं कि भरत अपने काम पर ध्यान नहीं दे रहा था। उस दिन कालीन भैया वाले जगह पर हमला भी हो गया था, लेकिन किसने वो हमला करवाया इसके बारे में अभी तक पता नहीं चला। भरत कहता है सबसे पूछताछ तो हो गई है, लेकिन दद्दा त्यागी कहते हैं कि सबसे बात तुम नहीं किए हो। इसके बाद वेयर हाउस में देखते हैं कि दद्दा त्यागी ने भरत के लोगों को पकड़ के रखा था क्योंकि उनका मिर्जापुर में आना जाना होते रहता था। दरअसल ये लोग वही लोग हैं जिनके वजह से भरत ने गोलू को पकड़ा है। भरत मतलब के शत्रुघ्न थोड़ा सा घबराया हुआ था कि कहीं उसका सच बाहर ना जाए गोलू के बारे में, और दद्दा त्यागी उन सभी को बहुत पीटते हैं। मगर भरत कहता है आप छोड़िए, मैं ये सब काम करता हूँ, और वो अपने लोगों को धीरे से कहता है कि सभी के परिवार वालों की जिम्मेदारी वो लेगा, बस उनको मुंह नहीं खोलना है। भरत भी उनको बहुत पीटने लगता है और अपने पापा से कहता है इनको कुछ भी नहीं पता। मगर दद्दा त्यागी भरत से कहते हैं कि तुम मेरे इकलौते बेटे हो, वरना तुम्हें भी कब का मार दिया होता। फिर वो गोलू से मिलने के लिए जाता है और गोलू भी उसे कहने लगती है कि हम तो कब से तुम्हें सावधान कर रहे थे कि तुम्हारे पिताजी नहीं सोचेंगे तुम्हें मारने से पहले जब उन्हें ये पता चलेगा कि तुम छोटे हो। गोलू से कहती है कि उसे मारकर कहानी यहीं खत्म करने, और वो धमकी देने लगती है गुड्डू को पता चल गया कि हमें मारने वाले तुम थे तो वो तुम्हारा क्या ही हाल करेगा, तुम सोच भी नहीं सकते। शत्रुघ्न उसे कहने लगता है कि तुम हमेशा से गुड्डू की ही थी शुरू से। गोलू हाँ कहती है और शत्रुघ्न गुस्सा हो जाता है और कहता है कि हम तुम्हें चाहते थे और तुम गुड्डू को चाहती थी, लेकिन अब किसी को भी कुछ नहीं मिलेगा। और वो गोलू पर बंदूक तान देता है और गोली चला देता है। भरत जो असली में शत्रुघ्न है देखते हैं कि वो अपने घर पर ही होता है, और तभी उसकी पत्नी सलोनी देखती है कि भरत के हाथ में चोट लगी हुई है और सलोनी गुस्सा हो जाती है, कहने लगती है कि आप पहले बताए क्यों नहीं, हम पूछते नहीं हैं तो आप कुछ बोलते भी नहीं हैं। वो दवाई लगाने लगती है और सलोनी कहती है कि यहाँ आपको सबकी जरूरत है, खासकर मुझे। जिसके बाद वो दोनों रोमांस करने लगते हैं और शत्रुघ्न भूल जाता है कि
सलोनी उसकी भाभी है। गुड्डू पहुंचता है कचरे के पहाड़ के पास और ये जगह मिर्जापुर जौनपुर के बॉर्डर में था। वहाँ पर एक बॉडी मिली थी और पुलिस बताते हैं कि ये गोलू है, क्योंकि कपड़े जूते सब मैच करते हैं और गोलू की गाड़ी भी सामने ही मिली। गुड्डू गुस्से में आग बबूला हो रहा था और परशुराम का भी रो रो कर बुरा हाल था। उन्होंने पहले भी अपनी बेटी को खो दिया और अब दूसरी भी चली गई, इसीलिए वो खुद को गोली मार लेता है। रमाकांत रहीम से मिलता है और उसे पूछता है कि आखिर तुमने लाला को क्यों मारा। वो कहता है मुझे ऑफर मिला था। रमाकांत उसे कहता है अब तुम जिंदगी भर जेल में सड़ोगे। रहीम कहता है कि बाहर उसकी जिंदगी कौन सी अच्छी थी। रमाकांत उसे समझाता है कि यहाँ से बाहर निकलते तो तुम्हारी जिंदगी अच्छी हो जाती, तुम में हुनर है। मगर वो कहता है कि मुझे जौनपुर से अच्छा ऑफर मिला था, इसलिए मैंने ये काम कर दिया। गोलू के मरने के बाद गुड्डू सिर्फ नशा करता है और बॉडी बिल्डिंग करता है। गुड्डू अपनी बहन डिम्पी से मिलने के लिए जाता है जो बच्चों को पढ़ा रही थी। कालीन भैया शरद को समझा रहे होते हैं कि गोलू के बॉडी को जौनपुर के बॉर्डर में फेंकवाने का मतलब है गुड्डू को चैलेंज करना और त्यागी इस सब का इल्जाम तुम पर ही लगाएगा। शरद कहता है वो डरने वाला नहीं है, गोलू के मौत का जिम्मेदारी वो अपने ऊपर ही लेगा। कालीन भैया उसे कहते हैं अगर ऐसा करते हो तो फिर गुड्डू तुम्हारे ऊपर अटैक जरूर करेगा। शरद बस यही कहता है कि उसके ऊपर भरोसा रखने। उसके बाद वो लखनऊ जाकर चीफ मिनिस्टर माधुरी से मिलता है जो बस ड्रिंक करते रहती है और जब शरद उसे सब कुछ बता देता है तो वो भी कहती है कि गुड्डू तुम पर अटैक जरूर करेगा। अब वो माधुरी से कहता है कि जब तक त्रिपाठी खानदान गुड्डू के पास है तब तक वो खतरे से बाहर नहीं है, इसलिए तुम्हें डिसीजन जल्दी लेना होगा। गुड्डू अगले दिन अपने पापा से मिलने जेल जाता है और उन्हें कहने लगता है कि वो खुद को संभाल नहीं पा रहा, ऐसा लग रहा है सब कुछ हाथ से निकलते जा रहा है। वो अपने पापा से पूछता है कि आपके अंदर इतनी हिम्मत कहाँ से आती है, आप अभी तक टूटे क्यों नहीं। उसके पापा बस यही कहते हैं कि यहाँ आकर मैंने बस यही सीखा है कि सर्वाइवल के लिए जो जरूरी है वही असूल है। अब हम दुबे को देखते हैं जो वापस से आईजी बन गया था और वो अपने काम पर वापस लौट आता है। आईजी कांस्टेबल पाठक से कहता है गुड्डू को बोलो हमसे आकर मिलने, जिससे कांस्टेबल भी थोड़ा घबरा जाता है। दूसरी तरफ गुड्डू अपनी फौज खड़ी करता है और उन्हें खून खराबा करने की खुली छूट दे देता है और कहता है जिस पर भी शक हो उन्हें काट देना। गुड्डू से मिलने आईजी आते हैं और वो गुड्डू की बात माधुरी से करवाते हैं। माधुरी उसे कहती है कि तुमने बीना और उसके बेटे को हॉस्टेज बना के रखा है, तुम बस उन दोनों को हमें दे दो और हम कोशिश करेंगे कि तुम्हारे पिता रमाकांत जेल से छूट जाएं। मगर गुड्डू साफ साफ कह देता है कि अगर बीना मेरे पास होती तो वो जिंदा नहीं होती, बीना मेरे पास नहीं है। मगर माधुरी मानने से इनकार करती है और कहती है कि अगर मेरी फैमिली वहाँ नहीं होती तो तुम्हें मिर्जापुर में घुस कर मारती। अपने पिता के बारे में एक बार सोचो। और वो फोन कट कर देती है। डिम्पी और रॉबिन को पता चलता है कि हेयरिंग इसी हफ्ते में है और एक स्पेशल लॉयर आने वाला है, मतलब कि अब समय कम है और वो लोग रमाकांत को नहीं बचा पाएंगे। बीना को जब माधुरी वाली बात पता चलती है तो वो गुड्डू से पूछने लगती है तो फिर आपने रमाकांत और मेरे बीच किसे चुना। खैर आपने जिसे ही चुना होगा आपका डिसीजन सही होगा। दूसरी तरफ दद्दा त्यागी को उसकी पत्नी समझा रही होती है कि शरद के साथ जो भी लेना देना है वो सब खत्म करिए, एक बार उसके ऊपर भरोसा करके बहुत बड़ी गलती आप लोगों ने कर दी है। भरत अपने पापा को समझा रहा होता है कि बिजनेस को बढ़ाने का समय आ गया है, उन्हें पूर्वांचल को टारगेट करना होगा। मगर दद्दा त्यागी कहते हैं कि पुराने गाड़ी का धंधा और दारू का बिजनेस दोनों इलीगल काम है, उन्हें धंधा बढ़ाना है तो धीरे धीरे बढ़ाना होगा। फिर नाश्ता करने के लिए वहाँ पर सलोनी आ जाती है तो दद्दा त्यागी अपने बेटे और बहू से कहने लगते हैं कि इतना समय हो गया तुम लोग कहीं बाहर घूमने नहीं गए, थोड़ा बाहर जाओ मौज मस्ती करो। लेकिन भरत ये सब बातें इग्नोर करके चला जाता है अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने। लेकिन देखते हैं कि उसके पीछे पीछे सलोनी भी आ गई थी और वो भरत का पीछा करने लगती है। दूसरी तरफ कोर्ट में ट्रायल होता है और गुड्डू भी वहाँ आता है और हम देखते हैं कि जहाँ पर गोलू को बांध के रखा गया था वहाँ पर सलोनी पहुँच जाती है और भरत से पूछने लगती है कि ये लड़की आखिर है कौन। गोलू जानबूझकर सलोनी के सामने उसे शत्रुघ्न बुलाती है जिससे सलोनी का भी होश उड़ गया था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसके सामने जो है वो उसका पति नहीं है बल्कि उसका हमशक्ल भाई शत्रुघ्न है, उसका देवर है। वो चीखने चिल्लाने लगती है, इसलिए किसी तरह शत्रुघ्न अपनी भाभी को एक कमरे में बंद कर देता है। कोर्ट में जज अपना फैसला सुनाते हैं और रमाकांत को गिल्टी करार देते हैं और ये देखकर रॉबिन खड़ा हो जाता है और रमाकांत के फेवर में कहने लगता है कि मैं गुड्डू के इलीगल धंधे के बारे में सब कुछ जानता था और मैंने ही सारा इन्फॉर्मेशन रमाकांत को दिया और रमाकांत ये जानकर अपने बेटे गुड्डू को सजा दिलवाना चाहते थे, मगर मौर्य इलीगल तरीके से गुड्डू का इनकाउंटर करना चाहते थे और ये सारा प्रूफ वो कोर्ट में देने के लिए भी तैयार था। ये सब सुनकर कोर्ट में हंगामा होने लगता है और जज कहते हैं कि वो अपना डिसीजन फिलहाल होल्ड में रखते हैं और इससे पहले रॉबिन का स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाएगा, उसके बाद ही कोई फैसला सुनाया जाएगा। रमाकांत गुस्सा हो गया था कि रॉबिन को ऐसा नहीं करना चाहिए था। शरद माधुरी के साथ ही होता है कि तभी आईजी कॉल करके माधुरी को बता देते हैं कि रमाकांत के सजा को पोस्टपोन कर दिया गया है और वो लोग गुड्डू के ऊपर भी हमला नहीं कर पाए।
घर पर डिम्पी अपसेट बैठी हुई थी क्योंकि ये सारी बातें रॉबिन ने उसे छुपा के रखा। रॉबिन उसे माफी मांगता है और कहता है कि पहले मैं पैसे के ऊपर किसी की अहमियत नहीं रखता था, लेकिन तुमसे मिलने के बाद मुझे पता चला कि परिवार क्या होता है। वो डिम्पी से माफी मांगता है और डिम्पी उसे गले लगा लेती है। तभी गुड्डू वहाँ पर नशे में धुत पहुंच जाता है और ये सब कुछ वो अपने कैमरे में रिकॉर्ड करने लगता है और वो रॉबिन से पूछता है मेरे खिलाफ सबूत देने की क्या जरूरत थी। वो रॉबिन के ऊपर काफी गुस्सा था और उसकी माँ उसे कहती है यहाँ से निकल जाने के लिए, लेकिन गुड्डू कहता है कि अब तो उसकी माँ भी उसे नफरत करने लगी है। ये सब सुनकर रॉबिन गुड्डू को ही सुनाने लगता है कि आपके पास तो आपका परिवार पहले था, लेकिन आपने सब कुछ गवा दिया। आपके पास गोलू भी थी, उसे भी आप संभाल नहीं पाए। गुड्डू को वो बता देता है कि वो आई थी मुझसे मिलने के लिए। अकाउंट क्लोज करवाकर सारा पैसा लेकर वो चली गई। गुड्डू ये जानकर आग बबूला हो जाता है और अपना होश खो बैठता है और वो रॉबिन पर हमला कर देता है कि इतने समय से रॉबिन उसे गोलू के बारे में कुछ बताया क्यों नहीं। अब वो रॉबिन को इतनी जोर से धक्का देता है कि पूरा डाइनिंग टेबल टूट गया था और गुड्डू रॉबिन के दोनों आंखों में अपना अंगूठा घुसा देता है, जिससे रॉबिन वहीं मर जाता है। और ये देखकर डिम्पी वहां रोने लगती है। शत्रुघ्न को देखते हैं जो अपना कपड़ा पैक कर रहा था और उसकी माँ उसे पूछती है कहाँ जाने की तैयारी हो रही है, तो वो कहता है सलोनी के साथ वो वैकेशन पर जा रहा है। उसकी माँ को शक होता है और वो पूछती है कोई बात है जो बताना चाहते हो। शत्रुघ्न कहता है आप नहीं समझोगे। उसकी माँ कहती है बताने के लिए, तो शत्रुघ्न कहता है अगर हम आपको ये बोले कि हम भरत नहीं शत्रुघ्न हैं तो आप समझोगे। उसकी माँ हैरान हो जाती है मगर वो कहती है हम तो पहले से ही जानते थे। फिर हम सलोनी को देखते हैं जो गोलू के साथ ही बंधी हुई थी और गोलू उससे बात करती है और अपना इंट्रोडक्शन देती है कि वो गोलू है जिस पर शत्रुघ्न लट्टू था। सलोनी कहती है मगर गोलू तो मर चुकी है। गोलू ये सुनकर हैरान हो गई थी और सलोनी आगे बताती है कि गोलू की डेड बॉडी मिली है शरद के इलाके में। ये सुनकर गोलू सलोनी को समझाने लगती है इसका मतलब ये हुआ कि अब शत्रुघ्न आके आपको भी नहीं छोड़ेगा क्योंकि आपको पता चल चुका है कि हम जिंदा हैं। इसके बाद सलोनी गोलू की मदद करती है ताकि गोलू अपने हाथ को छुड़ा सके। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शत्रुघ्न अपने घर से बंदूक लेकर निकलता है। रॉबिन के बॉडी को घर से ले जाया जाता है और उसके बाद पुलिस गुड्डू को अरेस्ट कर लेती है। वो भी बहुत आराम से और गुड्डू भी बिना किसी ड्रामा के सरेंडर कर देता है। उसके बाद हवेली में आती है जरीना और बीना सोच रही होती है कि जब तक गुड्डू यहाँ नहीं है उसे किसी के प्रोटेक्शन की जरूरत होगी, मगर प्रोटेक्शन कहाँ से मिलेगा उसे खुद नहीं पता। उसके बाद बीना जरीना के साथ चली जाती है और देखते हैं कि बीना के लगाए हुए ट्रैप में काला बिल्ला फंस गया था। अब जेपी यादव को देखते हैं और मृदुल उसका पैर दबा रहा था। वो लोग टीवी पर पार्टी का एक एडवर्टाइजमेंट देख रहे थे जिसमें माधुरी डांस कर रही थी, जिसे देखकर जेपी यादव को बहुत अच्छा लगता है। जरीना बीना और उसके बच्चे और राधा को लेकर लखनऊ चली आती है और वो लोग वहीं रहने वाले थे माधुरी के निगरानी में। शरद माधुरी से मिलने आता है तो माधुरी उसे खुशखबरी देती है कि गुड्डू हमारे हिरासत में है। शरद खुश हो गया था और वो माधुरी को गले लगाता है और वो अब अपना बदला लेना चाहता था, मगर माधुरी उसे कहती है कि गुड्डू के साथ जो होगा वो सिस्टम करेगा, तुम नहीं। और वो उसे कहती है मुन्ना भी गुड्डू के साथ यही करना चाहता था और देखो उसके साथ क्या हुआ, हमने उसे खो दिया है और अब हम तुम्हें नहीं खोना चाहते। क्योंकि वो शरद के साथ अपना फ्यूचर देख रही थी, जिसके लिए शरद भी मान जाता है क्योंकि फ्यूचर और परिवार भी जरूरी है। जरीना शॉपिंग करने के लिए आई थी, तभी उसे किसी का बार बार कॉल आ रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था ये कौन है, मगर ये मृदुल था जो उसे मिलने के लिए आता है और उसे एक ऑफर देता है और कहता है बहुत बड़ी पार्टी है जिससे आपको मिलना है, और उसे ढेर सारा पैसा भी देता है। माधुरी जेल में गुड्डू से मिलने जाती है और उसे पूछने लगती है कि इतना बड़ा इंतजाम किया तुम्हारे लिए, लेकिन तुम इतनी आसानी से सरेंडर कर दिए। गुड्डू कहने लगता है कि उसे मुन्ना से काफी जलन होती थी, अब उसकी लाइफ वो जीना चाहता था। वो ये देखकर भी हैरान है कि उसके जाने के बाद भी माधुरी मुन्ना के मौत का बदला लेना चाहती है और इसीलिए वो गुड्डू के पीछे पड़ी हुई है। माधुरी कहती है अगर उसके मौत का बदला लेना होता तो अब तक तुम जिंदा नहीं होते। शत्रुघ्न वापस गोलू से मिलने के लिए आता है और वो सलोनी से कहता है चलने के लिए, और वो कहने लगता है कि वो अपने अंदर से शत्रुघ्न को मार चुका है, अब वो पूरी तरह से भरत बन गया है, इसलिए वो गोलू को मारने से पहले एक बार नहीं सोचेगा। जैसे ही सलोनी आगे बढ़ती है, गोलू जिसका हाथ पहले से ही खुल चुका था वो भागने की कोशिश करती है और सलोनी को मार देती है और शत्रुघ्न की तरफ धक्का देकर वहां से चली जाती है। शत्रुघ्न गोलू पर गोली चलाता है जो उसके कंधे में गोली लग जाती है, लेकिन वो वहां से भाग निकलती है और शत्रुघ्न देखता है कि सलोनी मर चुकी थी। गुड्डू को लखनऊ जेल में रखा जाता है, लेकिन उसके अंदर आते ही कुछ लोग उसे घेर लेते हैं और मिलकर उस पर हमला करते हैं, मगर गुड्डू उनसे लड़ता है और उन सभी को हरा देता है। मगर आखिर में वहां पर एक बहुत ही लंबा चौड़ा आदमी आता है जो बेरहमी से गुड्डू पर हमला करता है और उसे बहुत बुरी तरह घायल कर देता है, और ये सब देखकर पुलिस भी कुछ नहीं कर रहे थे। एक पुलिस वाला वहाँ आता है और गुड्डू का तस्वीर खींचता है। फिर हम मुन्नवर को देखते हैं जो मिस्टर हकीम से बात कर रहे थे और उसे कहने लगते हैं कि समय आ गया है पूर्वांचल में राज करने का।
शकुंतला अपने बेटे पर बहुत गर्व कर रही थी क्योंकि आज शरद ने जो हासिल कर लिया है वो तो उसके पिता ने भी नहीं कर पाया था। शरद आगे का प्लान बताता है कि वो मिर्जापुर के गद्दी पर बैठना चाहता है और वो अपना नियम खुद बनाएगा। बीना माधुरी से मिलती है जो बीना के लिए एक छोटा सा पार्टी रखवाती है और बीना काफी खुश थी और वो माधुरी से कहने लगती है कि अकेले रहकर इतना स्ट्रांग रहना आसान नहीं होता और बीना यहाँ नाटक करने लगती है। कहती है कि मुझे तो वहाँ गुड्डू के कैद में अपने पति के मरने का शोक मनाने का भी समय नहीं मिला। माधुरी उसे एक फोटो दिखाती और कहती है ये देखकर आपको अच्छा लगेगा। बीना देखती है गुड्डू बहुत ही घायल हालत में था, जिसे देखकर बीना का दिमाग घूम जाता है क्योंकि असली में गुड्डू ही है जो उसे प्रोटेक्शन दे सकता है और आज उसकी ये हालत हो गई है। डिम्पी अपने पापा से मिलने जाती है और रमाकांत अपनी बेटी को समझाने लगता है कि रॉबिन के साथ जो हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। डिम्पी अपने ही भाई गुड्डू से बदला लेना चाहती थी और कहती है कि गुड्डू के खिलाफ आपके पास जितने भी सबूत है वो हमें दे दीजिए, आप जो नहीं कर सके वो हम करेंगे। घर पर डिम्पी अपने पापा के रिसर्च को देखने लगती है और उसे पेन ड्राइव मिलता है और बहुत सारे फाइल्स भी, और उसे ये पता चलता है कि पिछले चीफ मिनिस्टर मतलब के माधुरी के पापा को मारने के पीछे शरद था। मिर्जापुर के गन फैक्ट्री में देखते हैं कि सारे कर्मचारी काम छोड़कर जाना चाहते थे क्योंकि उनके मालिक काम पर ध्यान नहीं दे रहे हैं क्योंकि वो जेल में है और गोलू भी नहीं है। अब वो लोग सुपरवाइजर से कहते हैं हमें हमारा पैसा दे दीजिए कि तभी वहाँ पर घायल हालत में गोलू पहुँच जाती है, जिसे वहाँ देखकर वर्कर्स कहने लगते हैं कि अब वो लोग कहीं नहीं जाएंगे। इसके बाद गोलू अपने जख्म को धोती है और हाथ को काट के निकालती है। वो न्यूज़पेपर में देखती है तो उसे पता चलता है कि उसके यहाँ ना रहते काफी कुछ हो चुका है। गुड्डू भैया जेल में बंद है, जिससे वो भी हैरान थी। इसके बाद तुरंत गोलू सत्य प्रकाश को कॉल करती है जो गोलू की आवाज सुनकर हैरान हो गया था क्योंकि सभी को यही लगता था कि गोलू मर गई है। गोलू उनसे कहती है जेपी यादव के साथ मीटिंग करनी है, मीटिंग फिक्स करवाइए, पैसे आपको मिल जाएंगे। इसके बाद वाराणसी में जरीना और मृदुल को देखते हैं जो पहुंच जाते हैं जेपी यादव से मिलने के लिए, जिसे सामने देखकर जरीना बहुत ज्यादा घबराने लगती है क्योंकि वो जरीना को पहले मोलेस्ट कर चुका है। जेपी यादव जरीना से कहता है घबराने के लिए नहीं क्योंकि अब वो आध्यात्मिक आदमी बन चुका है। खैर वो लोग काम की बात करते हैं तो जेपी यादव जरीना से पूछता है कितने में बिकेंगी माधुरी और उसकी सरकार को, आपको गिराना है। जरीना उसके पास जाकर बैठती है और कहती है वो ये काम कर देगी लेकिन चीफ मिनिस्टर वो बनेगी। यादव उसे पूछता है तो फिर आपको पैसे तो मिल गए होंगे। इसके बाद वो लोग बिल्कुल पहले की तरह दोनों शुरू हो जाते हैं और कुछ समय के बाद वहाँ पर मृदुल भी आ जाता है। इसके बाद एक जनसभा में हम माधुरी को देखते हैं जहाँ वो स्पीच दे रही होती है और जरीना कुछ एमएलए को लेकर वहाँ से जा रही थी। उसे खुशवाहा का कॉल आता है जो अगला सीएम बनने का सपना देख रहा था और जरीना उसे कहती है कि वो पहुंच रही है, मगर वो चली जाती है शरद के पास, मतलब कि वो माधुरी के खिलाफ नहीं जाने वाली। कुशवाहा काफी गुस्सा हो जाता है मगर वो शरद की आवाज सुनकर डर गया था। शरद उसे कह देता है कि अगर कोई माधुरी के खिलाफ गया मतलब वो मेरे खिलाफ गया, इसीलिए जेपी यादव को कह देना कि वो जहाँ छुपा हुआ है वहीं रहे। शरद वहाँ पर सारे एमएलए को कहता है माधुरी का साथ देने और ये सब देखकर जेपी यादव काफी हैरान हो गया था कि उसका प्लान फेल हो गया। माधुरी स्पीच देने के बाद अपने पापा के एक स्टैचू को इनॉग्रेट करती है और गोलू बनारस पहुंचती है जेपी यादव से मिलने के लिए, मगर जेपी यादव उसे मिलना नहीं चाहता तो गोलू मृदुल से कहती है कि उनसे पूछो क्या वो ऐसे ही सारा जीवन बिल में घुसकर बैठे रहना चाहते हैं। यादव बाहर आते हैं तो गोलू उन्हें समझाने लगती है कि जिस जगह आपकी पॉलिटिक्स नहीं चलती उस जगह से हमने त्रिपाठियों को उठाकर फेंक दिया। फिलहाल आपके प्रॉब्लम का एक ही सोल्यूशन है, वो है गुड्डू पंडित, जिसे जेल से निकालना होगा। डिम्पी अपने भाई के खिलाफ सारा सबूत लेकर माधुरी के पास पहुंच जाती है और डिम्पी चाहती है कि भले ही गुड्डू उसका भाई है लेकिन उसे कड़ी से कड़ी सजा मिले। माधुरी उसे कहती है कि तुम्हें इसके बाद से डायरेक्ट एक्सेस नहीं मिलेगा, तुम्हें आम दरबार के तरफ से ही मुझसे मिलने आना होगा। डिम्पी बस इतना ही चाहती है कि उसके भाई को सजा मिले, ना कि उसके पिता को जो भी जेल में बंद है। वो जाते जाते यही कहती है कि अगली बार आपसे मुलाकात जरूर होगी लेकिन मेरा औहदा आम लोगों से ज्यादा ही होगा। शाम के समय शरद माधुरी से मिलने के लिए आता है और उसे विश्वास दिलाता है कि तुम्हारे खिलाफ कोई नहीं जाएगा क्योंकि ऑपोजिशन की तरफ कोई है ही नहीं, एमएलए हमारे तरफ है तो तुम भय मुक्त प्रदेश बनाने में ध्यान दो। माधुरी उसे जानना चाहती थी कि आखिर शरद ने उसके पापा का एक्सीडेंट क्यों करवाया। शरद उसे कहता है कि मैं जो करता हूँ वो सोच समझ के करता हूँ। अब माधुरी को वो बता देता है कि कालीन भैया जिंदा हैं और वो ये भी कहता है कि हमने जो कुछ भी किया तुम्हें चोट पहुंचाने के लिए नहीं किया। माधुरी पापा जी से मतलब के कालीन भैया से मिलना चाहती थी। माधुरी बीना से मिलने जाती है और बीना माधुरी से कहने लगती है कि मैं भी तुमसे मिलना चाहती थी और अपनी वो ख्वाहिश रखती है कि मिर्जापुर वो चलाना चाहती है क्योंकि आगे चलकर मिर्जापुर उसका बेटा भी तो संभालेगा। माधुरी तो ये बताने के लिए आई
थी कि कालीन भैया जिंदा है, लेकिन बीना कहने लगती है कि उनका जिंदा बचना नामुमकिन है, 3 गोली लगी थी उन्हें। माधुरी पूछती है आपको कैसे पता था कि उन्हें 3 ही गोली लगी थी। बीना सिचुएशन संभालती है, कहती है कि गुड्डू को बात करते हुए हम सुन लिए थे। होम मिनिस्टर सोलंकी जेपी यादव से मिलने जाते हैं और जेपी यादव मिनिस्टर को अपने साथ करना चाहते थे, मगर वो लोग कहते हैं कि यादव का खुद का करियर चौपट हो गया। मगर यादव कहता है एम्बिशन हमारे पास अभी भी है, मगर अगर बाहुबली हमारे साथ हो तो सब कुछ मुमकिन है। फिर वहाँ पर गोलू आती है और वो अपना प्लान सबको बताने लगती है। फिर सुबह होते ही शरद कालीन भैया से मिलने के लिए जाता है, जिसे वो ताऊजी कहकर बुलाता है और एक फैमिली मेंबर मानने लगा है और कहता है कि पूर्वांचल में सब कुछ उसके अंडर कंट्रोल है, सब कुछ हिसाब से चल रहा है। मगर वो अपने और कालीन भैया के रिश्ते के बारे में बात करता है और कहने लगता है कि हम आपको इसलिए बचाए क्योंकि हम खुद आपको मारना चाहते थे, मगर आप हमारे जिंदगी का अहम हिस्सा बन गए हैं और ये हमने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा होगा। कालीन भैया उसकी बात सुनकर कहते हैं कि हमने वादा किया था कि मिर्जापुर के गद्दी पर तुम ही बैठोगे और हम तुम्हें बैठाएंगे। शरद बता देता है कि माधुरी को पता है कि आप यहाँ हैं। उसके बाद और उसे माधुरी पर भरोसा है, मगर शायद कालीन भैया को नहीं था। कालीन भैया माधुरी से मिलते हैं और उसे समझा देते हैं कि तुम्हारे पिता के साथ जो कुछ भी हुआ वो पर्सनल था, वो मैंने कहा था शरद को उन्हें मारने के लिए। अब गद्दी पर शरद को हम ही बैठाएंगे। मगर माधुरी ये कहकर चली जाती है कि गुड्डू उसके कस्टडी में है और अगर गुड्डू चाहिए तो वो करना पड़ेगा जो माधुरी कहेगी। प्रयागराज में मुनव्वर के घर पर एक बैठक होती है और सभी लोग वहाँ पर आते हैं और मुनव्वर कहता है कि अगले ही दिन पूरब के बाहुबली का ऐलान होगा और वो फिलहाल के लिए कहते हैं कि पूर्वांचल की हालत अभी ठीक नहीं है और उसे खड़े होने में थोड़ा समय भी लगेगा। तब तक के लिए पूर्वांचल पश्चिम के इंटरफेरेंस में ही रहेगा। शरद थोड़ा सा नाराज हो गया था, मतलब ये हुआ है कि अगर शरद मिर्जापुर का राजा बन भी गया तब भी सारे डिसीजंस के बारे में पहले मुनव्वर से उसे बात करना होगा। बैठक में अखंड आनंद पहुंच जाता है, जिसे देखकर सभी लोग पैर छूने लगते हैं और दूसरी तरफ शरद अभी भी गुस्से में था और मुनव्वर को सुनाया जा रहा था और उसकी बेइज्जती भी करता है। अखंड आनंद को देखकर सभी लोग हैरान हो गए थे और मुनव्वर अपनी बात वापस ले लेता है और कहने लगता है कि अब तो पूर्वांचल के लीडर कालीन भैया ही हैं। लेकिन कालीन भैया वहाँ पर ऐलान कर देते हैं कि मिर्जापुर का अगला राजा कौन होगा, वो कोई और नहीं बल्कि शरद होगा, जिसे सुनकर मुनव्वर खुश नहीं लग रहा था। मगर तभी अचानक कालीन भैया कहते हैं कि शरद मिर्जापुर का आखिरी राजा होगा और ये कहकर वो शरद को ही गोली मारकर वहीं खत्म कर देते हैं और वो मुनव्वर को ढाल बनाकर चारों तरफ गोली चलाने लगते हैं और सबको मार देते हैं और मुनव्वर को भी आखिरी में वो गोली मारकर वहीं खत्म कर देते हैं। फिर वहाँ पर पुलिस पहुंच जाती है, कालीन भैया को पकड़ने के लिए नहीं, क्योंकि अब वो लोग तो चीफ मिनिस्टर के लिए काम कर रहे थे। शरद अभी भी जिंदा था, मगर वो बहुत बुरी तरह घायल हो गया था। उसके साथ बड़ा धोखा हुआ है और कालीन भैया ने विश्वासघात किया। शरद किसी तरह राजा की कुर्सी पर जाकर बैठता है और इस तरह कालीन भैया ने अपना वादा भी पूरा किया कि जो उसने कहा था कि वो शरद को कुर्सी पर खुद बैठाएगा। इसके बाद कालीन भैया और पुलिस वहां से चली जाती है, शरद को वैसे ही घायल हालत में अकेला छोड़कर। माधुरी बीना को कालीन भैया से मिलाती है, जिसे वो अपने सामने देखकर बहुत ज्यादा डर रही थी, क्योंकि कहीं ना कहीं कालीन भैया पर हमला करवाने के पीछे उसका भी हाथ था। मगर कालीन भैया अपने बेटे को देखकर काफी खुश थे और बीना को भी गले लगाते हैं, क्योंकि फिलहाल उन्हें बीना के असली चेहरे के बारे में नहीं पता था। उसके बाद कालीन भैया जेल जाते हैं गुड्डू से मिलने के लिए, लेकिन गुड्डू जेल में नहीं था। यहाँ हम देखते हैं कि शकुंतला ने बिल्कुल सही कहा था कि अगर अखंड आनंद का परिवार सेफ हो गया तो अखंड आनंद किसी को नहीं छोड़ेगा, और यही हो रहा है। इसके बाद हम देखते हैं कि गोलू गुड्डू को जेल से बाहर निकलवा लेती है और गुड्डू गोलू को जिंदा देखकर चौंक गया था और वो खुश भी था और दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और गले लगाते हैं। और आखिरी सीन में हम मकबूल को देखते हैं, जो कहीं पर पत्थर तोड़ने का काम कर रहा था। उसे मिलने के लिए राधा आती है, जो कहती है कि बीना आपसे मिलना चाहती है। और इसी के साथ सीजन 3 यहीं पर खत्म होती है।